इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी ग्लोबलाइजेशंस का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या पड़ा, इसी के बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। जिसमें कि अगर हम बात करें तो ध्यान होगा कि ये बहुत पुरानी बात है। ग्लोबलाइजेशंस कोई न्यू फिनोमेनन नहीं है। यह 19 सेंचुरीज के पहले से भी हमारे देश में फंक्शनेबल है। यूरोपियन ट्रेडर्स या उससे पहले के जो ट्रेडर्स आते थे, इंडिया से बड़े पैमाने पर स्पाइसेस को जो है एक्सपोर्ट कर कर दुनिया के डिफरेंट पार्ट में सेल करते थे। वर्तमान समय के भी जो ब्रिटिशर आए, उन्होंने भी आज़ादी से पहले भी बड़े पैमाने पर इंडिया से बहुत सारी चीज़ों को जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कॉटन कॉटन के लिए अगर हम देखें तो इंडिया को जो है वो बेस्ट कंट्री मानी जाती थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी का कॉटन पूरी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। और यही था कि इन्हीं कॉटन के कारण जो ब्रिटेन जो है आज के भी डेट में अगर बहुत बड़ा कॉटन उद्योग का हब बना हुआ, उसके पीछे मुख्य कारण है जो टाउन इंडियाज़ के बदौलत जो है वो डेवलप्ड हुए, जैसे कि मैनचेस्टर और लिवरपूल की बात करें तो इन्हीं के कारण जो है वो ब्रिटेन आज इतना ज़्यादा अपने यहाँ कॉटन का प्रोडक्शंस कर पाता, कॉटन के चीज़ों का निर्माण कर पाता है, और वो चीज़ें डिपेंड करती थी इंडिया पर। उसी तरह से महात्मा गांधी का जो है 1917 में आपको ध्यान होगा कि बिहार के चंपारण रीजन्स में जो है एक मूवमेंट किया गया था, क्योंकि वहाँ पर इंडिगो को लेकर प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और वहाँ के किसानों के बीच में। तो इस तरह से ये पता चलती है कि हमारे यहाँ जो है वो ब्रिटिशर्स का आना जाना बहुत पहले से रहा, और वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहे। 90s के बाद यानी 1990 में कुछ चीज़ों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर दिए, जैसे कि उस समय हमारे देश में 90s के ही दशक में 1991 में हमारी कंट्री में एक नई चीज़ को जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें यह देखा गया कि विदेशों के जो अवरोधक थे यानी ट्रेड बैरियर्स थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और ट्रेड बैरियर समाप्त किए जाने के कारण अब इंडिया में भी जो है वो विदेशी प्रोडक्ट लाकर अपनी चीज़ों को बेचने लगे, जिससे हमारे कंट्री के जो है वो फार्मर्स फॉरेन प्रोडक्ट का कंपटीशंस नहीं कर पाते थे। क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन फार्मर्स की, तो इंडियन फार्मर्स को लो सब्सिडी मिलती है, जिसके कारण इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट या जो दूसरे कंट्रीज़ यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उन्हें जो है वो हाई सब्सिडीज़ देती है। और हाई सब्सिडीज़ का रिजल्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो होता है वो लेस हो जाता है। तो वही चीज़ ये कम पैसा में प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये ज़्यादा पैसा में इंडिया के किसान ज़्यादा खर्च करके प्रोड्यूस करना पड़ता है। रिजल्ट ये होता है कि कम पैसा में ही भी वो विदेशी आकर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को ईजिली जो है वो बेच पाते हैं। तो ये 90s के बाद से जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कई तरह के चेंजेस किए गए, जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशंस के ही आधार पर हमारी कंट्री में जो है वो 1960s में जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशंस स्टार्ट हुआ था। 1960s में यानी 1966 और 67 में, तो उस दौरान जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरस प्रोडक्ट का प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इससे हम अपने कंट्री के नीड्स के जो है वो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी अप्रॉक्सीमेटली जो है हम उन्हें ईजिली प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन टाइम चेंजेस के कारण जो है किस तरह से बदलाव हुआ कि जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट किए, जैसे कि हम HYV सीड्स को एक्सेप्ट किए, फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर्स को, तो इनके दूसरे तरफ जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलने लगे, यानी निगेटिव इम्पैक्ट भी आने लगा। निगेटिव इम्पैक्ट करने का मतलब कि जैसे लैंड डिग्रेडेशंस की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने लगी, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ओवर इरिगेशंस, इन चीज़ों के कारण जो है वो हमारे एग्रीकल्चर्स पे प्रभाव भी पड़ा। दूसरी तरफ इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमारी इस कंट्रीज़ में जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशंस स्टार्ट हो गया, यानी बिना किसी मॉडर्न मेथड्स का या फर्टिलाइजर्स का या कंपोस्ट का इस्तेमाल किए घरेलू जेनेटिकली जो है वो उनके क्रॉप्स के गुणों को चेंज कर कर इजली हम प्रोडक्शंस कर सकें।
ये सारे जो है वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर है।